किसी ने क्या खूब कहा है। ये सभी पिताजी के लिए डेडिकेटेड है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता पुत्र का खुला आसमान है। पिता कभी छाँव तो कभी धूप है। पिता साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। पिता सागर की नाव है, पतवार है। पिता घर है, परिवार है, संस्कार है। पिता दौलत का बड़ा सा खजाना है। पिता पुत्र का संपूर्ण जमाना है। पिता त्याग है, समर्पण है, बलिदान है। पिता पुत्र के खिलौनों की दुकान है। पिता हर परिवार की मुस्कान है। पिता दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान है। इन्हीं लाइनों के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PKS ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस स्पेशल सीरीज का 37वां क्लास किए थे। यह क्लास टोटली RRB ALP पर फोकस किया गया है, जिससे आप अपनी ALP का एग्ज़ाम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। यह साइंस स्पेशल सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि RRB ALP टेक्नीशियन NTPC से रिलेटेड जितनी भी यहाँ क्लासेस होती हैं वह आप सभी तक डेली मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में निम्न में से क्या सहायक होता है? ऑप्शन ए महाधमनी कपाट, ऑप्शन बी त्रिवलन कपाट, ऑप्शन सी फुसफुसिया कपाट, ऑप्शन डी कक्षों के बीच की भित्ति। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। देखिए हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में कक्षों के बीच की जो भित्तियां होती है वो सहायक होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए हृदय पूरे शरीर में रक्त को क्या करता है, पंपिंग करता है। और हृदय के संबंध में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है यह फेफड़े में होता है, यानी लंग्स में होता है। और हृदय जो होता है यह सेप्टम नामक किस नामक तो सेप्टम नामक जो मांसपेशी के द्वारा दो भागों में बट जाता है, दायां भाग और बायां भाग, राइट और लेफ्ट, ये दो भागों में बट जाता है इन्हीं मांसपेशियों के द्वारा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं के दिशा किसी बार चुंबक के अंदर निर्दिष्ट होती हैं? ऑप्शन ए केंद्र से दक्षिण ध्रुव, ऑप्शन बी उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन सी केंद्र से उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन डी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए किसी भी बार चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा जो होती है वह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होती है। ये होगा चुंबक के अंदर। देखिए यहाँ पे हम एक ड्रॉ कर देते हैं बार चुंबक। देखिए ये हो जाएगा एक बार चुंबक, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। तो देखिए चुंबक के बाहर जो होता है यह ऐसे होता है, ठीक है। चुंबक के बाहर क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ होता है। लेकिन चुंबक के जो अंदर होगा, ये चुंबक के अंदर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। बार चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा हमेशा उत्तरी ध्रुव से किधर होती है, दक्षिणी ध्रुव के उधर होती है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। और जो अंदर की ओर होती है वह साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र है, ठीक है। इतनी बात आप लोग को पता होनी ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बार चुंबक के अंदर पूछा है, अंदर की ओर। तो अंदर में साउथ टू नॉर्थ यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य नहीं है? यहाँ पर क्या बोला है? सत्य नहीं पूछा है। देखिए कथन एक क्या बोल रहा है, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। ठीक है। कथन दो, आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। कथन तीन, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर भी होते हैं। कथन चार, आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो ये गलत पूछा है, गलत क्या है, सही मतलब सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? ओनली वन, जो ये बोला गया है आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, यह कथन क्या है? सत्य नहीं है, ये गलत कथन है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओनली वन जो कथन है ये सही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जब एक तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है, तो धनात्मक आयन बनता है तथा तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणात्मक आयन का निर्माण होता है। इस प्रकार धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन मिलकर आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इतनी बात आप लोग को पता होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए गलत क्रम की पहचान कीजिए। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या की मान क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है। यानी यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन की गलत क्रम की पहचान कीजिए, तो गलत क्रम कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? तो गलत क्रम में दिया गया है। बाद बाकी ये जो तीन दिए गए हैं, ये तीनों ऑप्शन सही क्रम को दर्शाते हैं। यानी ये आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनकी बढ़ती है, इसलिए ये तीनों जो हो जाएंगे ये सही हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोला है गलत क्रम की पहचान कीजिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण वायु माध्यम से जल माध्यम अपवर्तनांक 1.3 में इस प्रकार जाती है कि आपतन कोण x डिग्री है और अपवर्तन कोण y डिग्री है। अनुपात साइन y बाई साइन x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका न्यूमेरिकल है। देखिए रेलवे एएलपी टेक्नीशियन या एनटीपीसी इन सभी एग्जामों में साइंस न्यूमेरिकल का प्रश्न हर शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न दिया ही रहता है, इसलिए आप सभी को न्यूमेरिकल भी करा रहे हैं ताकि एग्जाम में आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अपवर्तनांक जो होता है, ठीक है, जिसे म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू का मान स्नेल के नियम से क्या होता है? तो स्नेल का नियम होता है म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ये स्नेल के नियम से हो जाएगा। ठीक है, इसी पे हम लोग बैठाएंगे क्या है, तो साइन एक्स बाई साइन वाई। ठीक है, तो चलिए इसको बैठा लीजिए। पूछा क्या है, तो अपवर्तन कोण y डिग्री है, तो अनुपात किसका पूछा है? साइन y बाई साइन एक्स। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? साइन y बाई साइन एक्स। तो इसका मान बैठा दीजिए। देखिए साइन y जो है, ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा? तो साइन y का मान जो यहाँ पर दिया गया है 1 डिग्री, ठीक है, बाई, और जो म्यू है, म्यू का मान कितना दिया है?
एक्स साइन एक्स इक्वल टू म्यू होता है, तो म्यू का मान कितना दिया है, यानी अपवर्तनांक कितना दिया है, तो अपवर्तनांक यहाँ पर दिया है 1.3, तो यहाँ पर 1.3 लिख देंगे। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/1.3, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, इतनी बात आप लोग को पता होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण डैश होता है तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण जब 90 डिग्री होता है तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जब 90 डिग्री होगा किसका, चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री, तो 90 डिग्री होगा, तो यह निर्धारित किया जा सकता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग करके। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा बताता है। क्या बताता है, तो प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा को डिनोट करता है। इतनी बात आप लोगों को पता होनी ही चाहिए। ठीक है, ये बार बार पूछता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है, ये जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है यह प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर का कार्यकारी सिद्धांत देता है। जो जनरेटर होता है, जनित्र जिसे कहते हैं, वो जनरेटर का कार्यकारी सिद्धांत कौन देता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो कार्यकारी सिद्धांत है, इसमें अंगूठा का जो दिशा है यह बल को आरोपित करता है। तर्जनी की जो दिशा होती है, तर्जनी जो उंगली होती है, इंडेक्स फिंगर, तो इसकी जो दिशा होती है यह चुंबकीय क्षेत्र की होती है। और जो मध्यमा यानी जो मिडिल फिंगर होती है, इसकी दिशा में प्रेरित धारा का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक अधिकतम होता है। ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी क्लोरोफॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए एसिटिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है वह अधिकतम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का क्वथनांक जो होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, और एसिटिक अम्ल के 6% जो जलीय विलयन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सिरका कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। यही एसिटिक अम्ल का जो 6% का जलीय विलयन को हम लोग सिरका कहा जाता है। और सिरका का क्वथनांक कितना होता है, तो सिरका का क्वथनांक हो जाएगा 118 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक होता है। तो इतनी बात आप लोग को पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमशः 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध R1 और R2 एक 15 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। R2 में प्रवाहित धारा का मान एम्पियर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह भी क्या है, साइंस न्यूमेरिकल है। ये बार बार मैंने बताया कि ये जो रेलवे का जितने भी एग्जाम है इसमें न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है साइंस में, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कुल प्रतिरोध यानी जो R होता है, कुल प्रतिरोध R इक्वल टू रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो R1 प्लस R2, यह इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग फाइंड करेंगे। R1 कितना दिया है, तो 2 ओम लिख दिए, 2 ओम प्लस R2 कितना है, तो 3 ओम। कुल प्रतिरोध कितना निकल गया, 5। ये क्या हो गया हमारा, रेसिस्टेंस हो गया। कुल प्रतिरोध कितना निकल गया, 5 ओम, सॉरी 5 प्रतिरोध निकला। ठीक है, अब देखिए अब श्रेणीबद्ध परिपथ में प्रवाहित जो धारा है, ठीक है, प्रवाहित जो धारा का मान एम्पियर में ज्ञात करने का बोला है। तो धारा का जो मान होता है I, जो धारा को डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है V/R।
वोल्ट बाई रेसिस्टेंस। तो वोल्ट कितना दिया है, तो वोल्ट दिया है बताइए वोल्ट कितना दिया है, 15 वोल्ट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 15 वोल्ट दिया है, तो वोल्ट की जगह पे हम लोग लिख दिए 15, ठीक है। और रेसिस्टेंस, कुल रेसिस्टेंस कितना आया है यहाँ पर, तो कुल रेसिस्टेंस आया है 5, ठीक है। प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध 5 आया है। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा 3 एम्पियर इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, देख लिए आप लोग कैसे हम लोग फाइंड किए, इतना आसानी से फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है। कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2, इससे हम लोग 5 निकल गया प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध 5 निकल गया। और जो धारा है I इक्वल टू कितना होता है, V बाई R, यानी वोल्ट बाई रेसिस्टेंस। तो वोल्ट कितना दिया है, 15 वोल्ट, और रेसिस्टेंस कितना आया, कुल प्रतिरोध 5 ओम, 5 रेसिस्टेंस आया। तो 5 से 3 को हम लोग डिवाइड दे दिए, आ गया 3 एम्पियर इसका राइट आंसर। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। कथन 1, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। कथन 2, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है। कथन 3, एक शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता उसकी मिश्र धातु से अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, कथन 1 और 2 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ये आप लोग जानते हैं। और कथन 2, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्रता होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है, और ये तीसरा जो है ये क्या हो जाएगा, तीसरा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही कथन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए, किसी भी पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है केवल 2 कारकों पर निर्भर करती है। पहला है पदार्थ का जो तापमान, पदार्थ का जो क्या होता है, तापमान यानी टेम्परेचर। और दूसरा क्या होता है, पदार्थ की क्या होती है, बताओ जल्दी से, प्रकृति। इस पर ही निर्भर करता है, एक तापमान पे और दूसरा प्रकृति पर पदार्थ की। इतनी बात आप लोग को पता होनी ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह आखिरी क्वेश्चन भी है। C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा। ये आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसको बताना है। देखिए, यहाँ पर C6 और H10 दिया है। 6 का डबल कीजिएगा तो कितना होगा, 12, और -2 कीजिएगा तो हो जाएगा 10। तो इसका क्या होगा, 6 इंटू 2 -2, ठीक है। ये इस श्रेणी पे चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर C7H16 है, 7 का डबल कितना होगा, 14, और 14 में से 2 माइनस कीजिएगा तो आएगा 12, लेकिन यहाँ पर है 16, तो ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, C7H12, H का डबल करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 14, और -2 करेंगे तो आ जाएगा 12। तो ये देखिए यहाँ पर 12 है, तो ये सेट कर गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी जो सदस्य है C7H12 होगा, ठीक है। यह एल्कीन की समजातीय श्रेणी है। एल्काइन की समजातीय श्रेणी भी आप लोगों को पता होगा। देखिए, समजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत यौगिकों के बीच कितने का अंतर होता है, तो CH2 का अंतर होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप क्लास अंत तक देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि टॉप 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।